विपुल जी शुरू कर दीजिए। हम्म। शुभ संध्या। आज की जून चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम राज्य विषय पर चर्चा करेंगे। कोटेशन संख्या 3140 से लेकर 3150 तक इसके अंतर्गत आता है, जिस पर हम बात करेंगे। देखिए, स्वराज्य का अर्थ है प्रत्येक इकाई को अपना आंतरिक संविधान बनाने और उसे क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय संविधान बनाने में सहभागिता। पहले हम यह जानते हैं कि स्वराज है क्या। स्वराज का अर्थ है अपना राज। हाँ 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 हाँ, वो ज्यादा पावर वाली है। वो सुबह देते हैं फिर शाम को लेते हैं, कल वॉज 40। जी जी। विपुल जी कंटिन्यू कंटिन्यू स्वराज की करिए। अवधारणा मैम, और वो प्रोस्टा गार्ड आप बोल रहे थे कि है वहाँ 30 नंबर सबसे पे। पहले छत्रपति शिवाजी ने रखी। उन्होंने हिंदवी स्वराज का नारा दिया। 5 टैबलेट बची है, रोज एक लगती है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने जी ब्रिटिश काल में जी स्वराज का नारा दिया। जी। उसके बाद महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में इसका जिक्र किया। यह जो स्वराज है, इसका मतलब है अपना राज्य। जब जनता की लोकतंत्र में या शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी हो या प्रत्यक्ष नहीं भी हो, अप्रत्यक्ष ही हो, लेकिन भागीदारी हो, उसे हम स्वराज कहते हैं। जब राष्ट्रीय संविधान के निर्माण में हमारी सहभागिता होगी, इसके अलावा ग्राम स्वराज्य और जो ग्राम सभा है, उसके माध्यम से हम शासन करेंगे, उसको महत्व देंगे। वैसी व्यवस्था को हम लोक स्वराज कहते हैं। भारत में लोकतंत्र है, लेकिन लोक स्वराज नहीं है। अब एक बात देखने वाली है कि आदर्श ग्राम और स्वराज्य ग्राम, यह जो अवधारणाएं हैं, यह लोक स्वराज की दिशा में एक कदम है। एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर हम ग्राम स्वराज की बात करते हैं या ग्राम स्वावलंबन की बात करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर स्वरोजगार, उसकी अपनी अर्थव्यवस्था, जो उसका अपना सामाजिक ढांचा है,
उसमें किसी का दखल न हो। जब जब हम ऐसी व्यवस्था किसी गांव के लिए बनाएंगे, या उस व्यवस्था को गांव वाले ही बनाएंगे, उसे हम ग्राम राज कह सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि वर्तमान में ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे राजनेताओं ने, हमारी राज व्यवस्था ने संविधान को, जो जो हमारा समाज है, उसे जकड़ लिया है। और जब उसे जकड़ लिया है, तो इस स्थिति में लोक स्वराज आना बहुत मुश्किल है। एक बात और आती है कि आज के समय में जो नेता हैं वो बेलगाम हैं, जो हमारे संत हैं वो नाकाम हैं, और अपराध का बोलबाला है। जो इस तरह की जो स्थिति है, यह विकट है, और इसे हमें दूर करना है। एक बात और आती है कि स्वराज्य के परिणाम रूप स्वराज्य तो आ सकता है, लेकिन जो स्वराज्य है वह कभी भी स्वराज्य नहीं आने देगा। अब बात यहाँ पे आती है कि स्वराज में और स्वराज्य में क्या अंतर है। देखिए, नेता आम तौर पर स्वराज की बात करते हैं, हम स्वराज लाएंगे, लेकिन वह स्वराज्य की बात नहीं करते हैं। स्वराज का मतलब है अच्छा शासन, जहाँ पे भौतिक सुविधाओं का अभाव न हो। लेकिन हम जिस लोक स्वराज की बात करते हैं, उसमें राज्य की जिम्मेदारी है न्याय और सुरक्षा, बाकी जिम्मेदारी समाज की रहेगी, अधिकार समाज के पास रहेंगे। उसमें समाज की शासन व्यवस्था में, नीति निर्माण में, कानून निर्माण में उनकी सीधी भागीदारी रहेगी। लोक स्वराज और स्वराज में यही अंतर है। हमारे राजनेता अक्सर ये बातें करते हैं कि हम स्वराज लाएंगे। यह एक मृग तृष्णा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जो बिना स्वराज के स्वराज नहीं आएगा। अब हम एक बात और देखते हैं कि जब प्रत्येक इकाई को अपने इकाईगत निर्णय की स्वतंत्रता होगी, तो उस स्थिति को हम स्वराज्य कहेंगे। अभी क्या है, न परिवार अपना निर्णय कर सकता है, न गांव अपना निर्णय कर सकता है, न समाज अपना निर्णय कर सकता है। आज हर मामले में राज्य का दखल है। आज हर मामले में कानून दखल दे रहा है। आज गांव की अर्थव्यवस्था राज्य के भरोसे है। इस स्थिति को हमें दूर करना है, और जब ये स्थिति दूर होगी, और जब 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 हम स्वतंत्र होंगे, तो उसे हम राज्य कहेंगे। स्वराज्य ही स्वराज्य का मार्ग प्रशस्त करता है। जब किसी को अपने हित के अनुसार निर्णय करने की स्वतंत्रता रहेगी, तो व्यवस्था अपने आप अच्छी हो जाएगी। मान लिया जाए
कि आप एक व्यक्ति हैं, आप किसी परिवार में रहते हैं। अगर आप बालिग हैं, वयस्क हैं, आप समझदार हैं, सही गलत का निर्णय ले सकते हैं, तो अगर आपको अपना निर्णय करने की आजादी मिल जाए तो जाहिर सी बात है आप जीवन में अच्छा करेंगे। अगर दूसरी ओर अगर आपके माँ बाप या आपके परिवार या समाज आपको हर बात पे दबाव देता रहे तो जाहिर सी बात है जो आपके अंदर का प्रतिभा है, गुण है, वह निकल कर नहीं आएगा। यही बात यहाँ भी लागू होती है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब तक अपराधियों के मन में कानून का डर या दंड का डर नहीं रहेगा तब तक स्वराज्य नहीं आएगा। दिक्कत यहाँ पर यह हो गई है कि हमारे यहाँ जो अपराधी हैं सही मायने में वह बेखौफ हैं, और जो किसी मजबूरीवश या आवेश में आकर कोई गलती कर बैठते हैं, अपराध कर बैठते हैं, ऐसे लोगों पर तो शिकंजा कस जाता है। लेकिन जो पेशेवर अपराधी हैं वह आए दिन अपराध करते हैं, कुछ समय के लिए जेल जाते हैं, उसके बाद बाहर आ जाते हैं। लेकिन वही अगर आम आदमी अगर गलती से भी इस चक्कर में पड़ जाए तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो हमें देखना है कि स्वराज्य तभी आएगा जब अपराधियों के मन में दंड और कानून का डर रहेगा और आम आदमी निर्भीकता के साथ अपनी जिंदगी जिएगा। अनेक समाज शास्त्री हैं जो हर समय आदर्श समाज की कल्पना करते हैं और रात दिन इसमें लगे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आदर्श समाज तभी आएगा जब समाज को समाज को उसका अधिकार मिलेगा। यह बात तो माननी पड़ेगी कि हमारे समाज को उसका अधिकार नहीं मिला है। आज हर जगह राज्य का दखल है। आप यहाँ तक कि जो गांव में पर्व त्योहार बनते हैं वहां भी देखने में आता है कि दो पुलिस वाले खड़े रहते हैं कि भाई हम यहाँ व्यवस्था बनाने आए हैं। तो क्या ये दखल नहीं है? ये दखल है। जबकि गांव में पर्व त्योहार बन रहा है तो उसको बनने दो, लेकिन वो वहां भी आते हैं कि हम कानून व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दखल है। जो पारिवारिक झगड़े हैं वहां भी कानून आता है। रानी जेठानी का झगड़ा है उसमें भी थाना दखल देता है। अब कि मेरे हिसाब से पुलिस को दखल देने की आवश्यकता इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो स्वराज व्यवस्था है उसमें समाज मालिक होता है। जो समाज है वह मालिक होता है और राज्य की जो भूमिका है वह मैनेजर की होती है। मैनेजर मतलब प्रबंधक। उसका काम है मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना।
लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो गया है कि जो मैनेजर है वह मालिक बन गया है, जिसके चलते समस्या आ रही है। एक बात इसमें और अंत में मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र जो सही मायने में है वह यह है कि जो इसमें सत्ता का जो हस्तांतरण है वह नीचे से ऊपर की ओर होता है, और ये ऐसे ही चलता है। अभी क्या है, जो सत्ता और शक्ति का जो हस्तांतरण है वह ऊपर से नीचे की ओर होता है, लेकिन हम जिस लोक राज की कल्पना करते हैं उसमें शक्ति और सत्ता का जो हस्तांतरण है वह आम आदमी से शुरू होगा और ऊपर तक जाएगा। तो ये था आज का विषय परिचय, राज्य, जिसे मैंने अब सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। चलिए मैं इस विषय पर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। देखिए, स्वराज्य को ही स्वाधीनता कहा गया है। जब हम वेदों को पढ़ते हैं तो वेदों में अगर आप यजुर्वेद को पढ़ेंगे तो यजुर्वेद में एक आरती, एक तरह की प्रार्थना दी गई है, ईश्वर की प्रार्थना। और उस प्रार्थना को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक एक लाइन आती है जो कहती है कि हमारी स्वाधीनता बनी रहे। वो स्वाधीनता जो है अर्थात स्वयं के अधीन होना जो है, वही जो है वास्तव में स्वराज्य है। तो स्वराज्य का जो कंसेप्ट है हमारे यहाँ, वो बहुत पुराना है। और आप देखेंगे तो ये लाइन आती है यजुर्वेद में कि सभयो युवावश्य यजमानो वीर जयताम निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतो फल्यतो नो सदैव पंचतया योगक्षेम न कल्पताम। यहाँ पर कहा गया है कि हो योगक्षेम स्वाधीनता हमारी, अर्थात हमारी स्वाधीनता बनी रहे। तो ये जो स्वराज्य की बात करते हैं, यही समाजवाद है, जो वास्तविक समाज, जो फेक समाजवाद जो चल रहा है, जो नैरेटिव है वर्तमान में, या जिन साम्यवादियों ने खुद को समाजवादी घोषित कर रखा है, वो वास्तव में है तो साम्यवादी। लेकिन समाजवाद जो है वही लोक स्वराज्य का एक तरह से एक मार्ग है। दूसरी तरफ हम देखें तो लोक स्वराज्य का एक अर्थ यह भी है, हर इकाई को अपना एक आंतरिक संविधान बनाने की छूट। जैसे एक परिवार अपना आंतरिक संविधान बना सकता है, एक स्कूल, एक विद्यालय अपना आंतरिक संविधान बना सकता है, एक कंपनी, एक इंस्टीट्यूशन अपना आंतरिक संविधान बना सकती है, आर्मी वाले अपना आंतरिक संविधान बनाते ही हैं। आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पर एक ड्रेस कोड बना हुआ है। वहां आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल ने अपना एक संविधान बना रखा है, आपको ये ड्रेस कोड पहन के आना है, आपको जो है अपनी वो जो आईडी है आईडी लगानी है, आपको टाई लगानी है, जो कुछ भी लगा हुआ है वो उस इकाई का अपना आंतरिक संविधान है, आंतरिक विधान है, इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप है। अर्थात हर इकाई को अपना आंतरिक संविधान बनाने की छूट, और राष्ट्रीय संविधान में वो सहायक हो, न कि उसमें बाधक बने। ऐसे ही परिवार की जब बात करते हैं तो परिवारों को भी अपना आंतरिक संविधान बनाने की छूट होनी चाहिए थी, लेकिन दी नहीं गई। भारत का जब संविधान बना तो उसमें वो सारे घटक रखे गए जिससे समाज को तोड़ा जा सके, जैसे धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग भेद, गरीब अमीर, उत्पादक उपभोक्ता, बुद्धिजीवी श्रमजीवी, कई सारे घटक जो है वो लिए गए। क्योंकि ये संविधान जो बना ये पूरी तरह से वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित सिद्धांत था। तो ये जब जब बना तो बनते साथ ही इसने लोक स्वराज्य को समाप्त कर दिया। मतलब एक तरह से आप कहेंगे लोक स्वराज्य की धारणा की हत्या करने वाला अगर कोई लिखित दस्तावेज है तो वो वर्तमान लोकतंत्र है, वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था है। गांधी जी के मरते ही इन लोगों ने ग्राम सभा पर चर्चा बंद कर दी, ग्राम सभाओं को कोई अधिकार नहीं दिया।
कहीं न कहीं राजीव गांधी जी ने इस पर प्रयास किया कि ये अधिकार मिले, अर्थात पावर, इकोनॉमी और राइट्स डिसेंट्रलाइज़्ड हो जाएँ। लेकिन संसद ने आज तक भी वो अधिकार नहीं दिए हैं। तो जब हम लोक स्वराज्य की बात करते हैं तो एक जो इसमें कोटेशन में भी बात आई है कि जो सुराज्य है, सुराज्य स्वराज्य के रास्ते को रोक देता है या उसकी भूख समाप्त कर देता है। मैं अभी ये देखता हूँ बिहार में परसों से इलेक्शन है और वहाँ पर एक पार्टी बनी है प्रशांत किशोर की। पार्टी का नाम है जन स्वराज्य पार्टी और उस पार्टी में कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो मेरे ही गाँव से, मेरे ही परिवार के लोग हैं। उन्हें कोई पद दे दिया गया है। तो जब मेरी उनसे चर्चा हो रही थी तो मैंने उनको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, आप लोग स्वराज्य के हत्यारे हैं, क्योंकि आप लोग समाज को सुराज्य का जो है वो लालच दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद वो लोग समझ गए कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सुराज्य जो है वो स्वराज्य का असल शत्रु है, क्योंकि गुलामी में भी स्वतंत्रता की भूख बनी रहती है। लेकिन लोकतंत्र में जब आपको कोई ये अनुभव करा दिया जाता है कि आप स्वतंत्र हैं किंतु आंतरिक निर्णय नहीं ले सकते हैं, तब वहाँ पर स्वतंत्रता की भूख समाप्त हो जाती है। तो जब भूख बनी रहे तब तो व्यक्ति परिवार जो है वो प्रयास करेगा। लेकिन अगर जेल में बंद कैदी को सब कुछ सारी सुविधाएँ दी जाएँ, केवल उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता ना हो, तो इस परिस्थिति में आप देखेंगे वो प्रयास ही नहीं करेगा, क्योंकि सारी सुख-सुविधाएँ तो उसे जेल में मिल रही हैं। लेकिन जब आप देखेंगे कि जब वो व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, तो स्वतंत्रता उसको नहीं मिलेगी। भारत की सभी राजनैतिक पार्टियाँ और दल जो हैं, वो सभी प्रकार की सुख-सुविधाएँ देने के लिए आपको तैयार हैं। वो आपको फ्री में साइकिल देने के लिए तैयार हैं, फ्री में लैपटॉप देने के लिए तैयार हैं। आपका जो है आपको गुजारा भत्ता देने के लिए तैयार हैं, बहुत सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आप देखेंगे कि कहा जाए संपत्ति को मौलिक अधिकार घोषित कर दीजिए, वहाँ पर वो लोग तैयार नहीं होंगे। जब कहा जाएगा कि पारिवारिक संपत्ति घोषित कर दीजिए, परिवार को संवैधानिक मान्यता दीजिए, वहाँ पर वो उसको अधिकार नहीं देंगे। अर्थात लोकतंत्र में लोग की जो इकाइयाँ हैं, लोग की इकाई क्या होती है? परिवार और समाज। उन दोनों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। और मैं इसे इस तरह से देखता हूँ कि एक कहानी हम लोग सुनते हैं भेड़िए और कुत्ते की, जिसमें भेड़िया जो है वो जंगल से सूखा पड़ता है और वो शहर की तरफ आता है तो वहाँ उसे एक कुत्ता मिलता है। और वो कुत्ता कहता है कि मेरा मालिक मुझे बहुत अच्छा भोजन देता है, बहुत अच्छी सुविधाएँ देता है, इसीलिए मैं इतना तंदुरुस्त हूँ। आप भी मेरे साथ चलो। और वो भेड़िया जब कुत्ते के पीछे-पीछे जाता है तो वो देखता है उसके गले में कुछ निशान बना हुआ है। तब भेड़िया पूछता है कि ये गले में निशान क्या है? तब कुत्ता उत्तर देता है कि ये मालिक मेरे को सारी सुविधाएँ तो देता है, लेकिन उसके बदले में एक चीज़ करता है कि मेरे गले में जो है रात में पट्टा बाँध देता है। तब वो भेड़िया उत्तर देता है कि तुम्हें सारी सुख-सुविधाएँ तुमको मुबारक हो, मुझे मेरी स्वतंत्रता प्यारी है। हो सकता है कि मुझे कुछ भी ना मिले, लेकिन स्वतंत्रता जो है वो सबसे प्रिय है। यही बात जो आती है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के संदर्भ में एक घटना आती है। किसी ने कहा कि अंग्रेज़ तो बड़े अच्छे हैं और अंग्रेज़ों ने जो है वो आकर के भारत में अगर जो है अत्याचार किए हैं तो उन्होंने बहुत डेवलपमेंट भी किया है। वहाँ पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि स्वराज्य जो है ना, अगर जो विदेशी साम्राज्य अगर पिता के समान सुख देने वाला हो, तो उसकी तुलना में फिर भी जो स्वराज्य है मुझे वही प्रिय है। तो वहाँ पर जो है तो आप देखेंगे तो स्वराज्य जो होता है, उसी के लिए ये सारा का सारा संघर्ष किया गया। लेकिन जैसे ही देश हमारा स्वतंत्र हुआ, तो उस समय देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन मैं कहता हूँ 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लिखा गया, उस समय भारतीय समाज गुलाम हो गया। तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली राष्ट्र को और 26 जनवरी 1950 को भारतीय समाज को गुलाम बनाने के लिए एक लिखित दस्तावेज तैयार किया गया और उसी की सब महिमा मंडन किए जा रहे हैं, कोई भी व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है। संसद से इस बात की अपेक्षा करना कि वो लोग अपनी शक्ति छोड़ेंगे, वो कभी भी अपनी शक्ति छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। तो इस परिस्थिति में जन जागृति ही हमारे पास एक माध्यम है, लेकिन जैसे ही आप स्वराज्य का प्रयास करते हैं, उसी समय वे सुराज्य का सपना दिखा करके आपके स्वराज्य के सपने को जो है, वो विफल करने का प्रयास करते हैं। तो इस परिस्थिति में भी दिखता है कि सुराज्य आ जाने पर जो है स्वराज्य की भूख समाप्त हो जाती है। अब आदर्श ग्राम को भी
स्वराज्य ग्राम नहीं कह सकते हैं। आदर्श ग्राम का तो अर्थ हो गया कि जिसको सरकार अभी कह रही है कि हम लोग जो है आदर्श ग्राम का निर्माण करेंगे, एक-एक गाँव को गोद ले लेंगे, वहाँ पर अच्छी सड़कें बनाएँगे, अर्थात हम सब कुछ अच्छा करेंगे। केवल एक निर्णय क जो निर्णय करने की क्षमता है गाँव के लोगों को, ग्राम सभाओं को जो अधिकार है, वो सिर्फ़ वो नहीं देंगे। अर्थात वो निर्णय कुछ नहीं ले सकते, बाकी सब कुछ हम लोग देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे तो सुराज्य जो है वो स्वराज्य को रोक रहा है और इसका कारण यही है कि जब तक ये लोकतंत्र रहेगा, अव्यवस्था बनी रहेगी, तो इसमें 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रयास किया और प्रयास करके वो असफल हो गए। तो जो असफल हो गए वो लोकतंत्र को ही अच्छा बताना शुरू कर देते हैं और दूसरे तरह के ऐसे लोग हैं जो धूर्त हैं जिनको इस लोकतंत्र से लाभ मिल रहा है। तो ये दोनों ही प ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र का समर्थन करेंगे और लोक स्वराज्य के रास्ते में बाधा बनेंगे। मैंने अपनी बात रख दी है, बाकी के साथी बताएँ। कोई भी साथी शुरू करे? कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, अगर कोई किसी को बोलना हुआ तो बताइएगा। सुरेंद्र जी हैं, शीला गुप्ता जी हैं, निशा जी हैं, अनीता शर्मा जी हैं। अगर आप लोगों को भी कुछ बात रखनी है तो विषय से हट करके भी आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। जी सर, इसमें थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा। जी, बताइए आदरणीय। जैसे अभी आपने बताया कि समाजवाद और ये स्वराज्य, यदि दोनों को परिभाषित यदि किया जाए तो क्या परिभाषित एक ही होगा कि अलग-अलग होगा? देखिए, समाजवाद जो वास्तविक समाजवाद है, उसमें 3 चीज़ें आपकी जो हैं विकेंद्रित हो जाएँगी। जी, अर्थ, अधिकार और शक्ति, इन तीनों की विकेंद्रित व्यवस्था जो है, वह है जी, समाजवाद। जी, वर्तमान में जितनी भी समाजवादी हैं, वो सारे के सारे समाजवादी अर्थ का तो विकेंद्रीयकरण चाहते हैं, लेकिन सत्ता का विकेंद्रीयकरण नहीं चाहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। वो चाहते हैं कि अर्थ का विकेंद्रीयकरण हो और सत्ता केंद्रित रहे। तो ये समाजवाद नहीं है। समाजवाद में जो आएगा तो तीनों के तीनों विकेंद्रित होंगे। अर्थात जी, ग्राम सभाएँ भी अपनी आंतरिक नीतियाँ बना सकती हैं और क्रियान्वित कर सकती हैं। ये है स्वराज्य अर्थात जहाँ समाज सर्वोच्च होता है। लोकतंत्र में तंत्र सर्वोच्च है, राज्य सर्वोच्च है, राज्य ही सब कुछ कर रहा है। और जब समाजवाद होगा तो समाजवाद में समाज सर्वोच्च हो जाएगा। तो समाज जब सर्वोच्च होता है तो उसी को हम कह सकते हैं कि लोक स्वराज्य अर्थात लोक का अपना शासन है। वह भी इसका ही एक अंग है। जी। अब इसको सर एक बार थोड़ा-सा और परिभाषित कर दें, सुराज्य को सर। सुराज्य का अर्थ है अच्छा राज्य। जैसे वर्तमान में इसमें सरकारें क्या कर रही हैं, हम आपको बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़क देंगे, स्वास्थ्य देंगे, रोजगार देंगे, सब कुछ। इसे कहते हैं सुराज्य। लेकिन एक चीज़ नहीं देंगे, वह है आपको निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय ग्राम सभाएँ नहीं ले सकती हैं, निर्णय जब आएगा तो विधायिका से ही आएगा। सुराज्य जब होगा तो सुराज्य में पावर ऊपर से नीचे आती है और जब स्वराज्य होगा तो स्वराज्य में पावर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। यानी ग्राम सभाएँ जो हैं, वो जिला सभा, प्रांतीय सभा को आदेशित करेंगी। अभी क्या है ऊपर से नीचे की तरफ पावर जा रही है। जी, समाजवाद जो है वो विकेंद्रित व्यवस्था नहीं है। समाजवाद, मार्क्स ही समाजवाद को भी जन्म दिया। उसने साम्यवाद का पहला सीढ़ी बताया समाजवाद, और समाजवाद भी सेंट्रलाइज व्यवस्था है। उसका खेत भी एक ही जगह रहता है, सब आदमी मिलकर खेती करेगा, सब आदमी मिलकर के किचन चलाएगा, सब आदमी मिलकर के भंडारा रोज दिन होगा। ये समाजवाद का फर्स्ट स्टेप है। साम्यवाद का ये प्रॉपर्टी तो इकट्ठा रखने का हो ही गया, फिर पावर एकदम इकट्ठा रहेगा, पावर सेंट्रलाइज करने का है समाजवाद में। समाजवाद का जो इंडियन फिलोसॉफी है, वो दो फिलोसॉफी है समाजवाद का।
एक जयप्रकाश नारायण का है, एक राम मनोहर लोहिया का है। राम मनोहर लोहिया का जो समाजवाद है वो गांधी जी से निकला हुआ है। वो गांधीजम फिलोसफी क्या है? गांधीजम फिलोसफी आती है बुद्ध से, भगवान महावीर से, और गांधीजम फिलोसफी, और इसीलिए राम मेला लेकर के आए लोहिया जी। जी, कोई आचार्य जी आप बताइए। जी प्रणाम बाबा, तो सभी मैं साथियों को कह रहा था, नमस्कार। हेलो साथी जी। बताइए श्रीकांत जी, आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, तो कट रही है तो आधा मिनट में खत्म कर देता हूँ। वो तो दो किस्म का यहाँ तो समाजवाद है। दोनों समाजवाद में ये नहीं है कि उसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाएगा या अकेंद्रित समाज व्यवस्था होगा। इसलिए समाजवाद साम्यवाद का ही फर्स्ट स्टेप है। उसको ऐसे ही देखा गया है इतिहास में, या फिलोसफी के साइड में, या अर्थ में, या अर्थशास्त्र की भाषा में। लेकिन सर इसमें जो सरकार जो बैठी है लोकतंत्र में, वो तो सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते ही नहीं है। कोई भी सरकार नहीं चाहती है, ये फर्जी समाजवाद है। साम्यवादियों ने समाजवाद का वो चोला ओढ़ रखा है। देखिए, जयप्रकाश नारायण का समाजवाद और लोहिया के समाजवाद में यही अंतर है। जी लोहिया केवल अर्थ के विकेंद्रीकरण की तरफ कुछ समर्थन देते थे, सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्षधर नहीं थे। जयप्रकाश नारायण जो है वह अर्थ के साथ साथ सत्ता के भी विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। जी नहीं, आचार्य जी। जी बाबा जी। ठीक है, आचार्य जी बताइए। जी प्रणाम बाबा, सभी साथियों को नमस्कार। जी बताइए आचार्य। देखिए, जहां तक मेरी अपनी सोच है इन शब्दों पर, कई शब्द आए थे जैसे समाजवाद है, लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है। यदि हम इन चीजों को देखें, सत्ता शब्द भी आया, तो बहुत बार ये चर्चाएं हुई हैं कि समाज का कोई मूर्त रूप नहीं हुआ आज तक। जब मूर्त रूप नहीं हुआ तो समाज का कोई व्यवस्थित ढांचा भी नहीं बना, जिससे कि समाज का ही कोई व्यक्ति समाज के द्वारा ही निर्णय लेकर के और उसको सर्वमान्य में माना जाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब समाज की कोई मूर्त इकाई नहीं है, जब मूर्त इकाई नहीं है और उस समाज का कोई एक ढांचा भी नहीं है, तब वहां पर जो निर्णय की क्षमता है वो किन लोगों के आधार पर या सर्व समूह के आधार पर। मैं तो ये मानता हूं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण तो नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी 5-6 दिन पहले एक चर्चा हुई थी, तो इसमें बाबा ने भी कहा था कि सरकार की या राज्य की जो शक्ति है वो तो कम नहीं होनी चाहिए। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण तो नहीं होना चाहिए, लेकिन निर्णय लेने का जो सरकार के पास केवल अधिकार है वो सामूहिक अधिकार होना चाहिए। सामूहिक अधिकार का मतलब ये हो गया कि जैसे कि समाज का भी कुछ हस्तक्षेप हो जाता है बुद्धिजीवियों के द्वारा या विचारकों के द्वारा, तो उनका भी निर्णय मान्य होना चाहिए। उसमें ये है कि वो अपनी सलाह दे सकते हैं और उस सलाह देने के बाद में जो उस पर चिंतन मनन हो सकता है। दूसरी बात आई है, जैसे समाजवाद है, लोकतंत्र है, ये शब्द पहले के हैं। जहां लोहिया जी की बात है या अन्य लोगों की, लेनिन वगैरह की बात है, इन सब ने अपने अपने स्वरूप में परिभाषित किया, और उन स्वरूप को परिभाषित करने का ही अर्थ है द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब कि लेनिन के समाजवाद में और लोहिया जी के समाजवाद में अंतर देखा जाता है, गांधी जी के समाजवाद में और जयप्रकाश नारायण जी के समाजवाद में अंतर देखा जाता है।
क्योंकि इन लोगों ने अपने अपने व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत समझ के आधार पर इसका जो है परिभाषाएं बनाई। जैसे कि अगर हम पंचायत की बात करें तो पंचायत शब्द का एक वेद मंत्र में पांचजन्य शब्द आता है, और ये शायद जो है वो स्वस्तिवाचन मंत्र या फिर कहें हम शांतिकरण के जो मंत्र हैं उनमें से एक मंत्र है, उसमें ये आता है। और उसका स्पष्ट जो है वो व्याख्या है वहां पर कि जो पांचजन्य शब्द है उसी से पंचायत शब्द बना, और जो जो पंच होते थे 5 जन अर्थात जनमानी व्यक्ति, तो उसी से पंचायत में 5 जज के रूप में जो पंचायत करते थे उसमें रहते थे। एक विकल्प हमारे सामने इन लोगों ने बीच के मध्य, जिसको हम मध्य युग कहते हैं, राजनीति के लोकतंत्र के बाद में जो आजादी मिली उसके बाद में अपने अपने स्वरूप में इन्होंने अपना परिभाषा दिया, लेकिन सर्व समाज ने उसको भी नहीं माना जो इन सब की परिभाषाएं आई। तो सबसे बड़ा तो प्रश्न यही हो जाता है हमारे सामने खड़ा कि कोई एक ऐसी परिभाषा, यदि अगर गुट ही हमें मान रहा है और मेरे विचार को केवल एक गुट ने समर्थन कर दिया, तो फिर वहां भी समस्या ही खड़ी रहती है। यदि हम समाज की शब्द की बात लाते हैं और समाज को ये मानते हैं कि सर्व समूह समाज है, और किसी भी विचार को, किसी भी परिभाषा को सर्व समूह की मान्यता मिली नहीं, तो कैसे उस विचार को या उस व्यवस्था के लिए सही माना जाए? पहले तो ये प्रश्न बन रहा है। दूसरा है लोकतंत्र के रूप में जो है वो बिल्कुल सही है, लोकतंत्र और लोक स्वराज्य। देखो लोकतंत्र जो है ना वो इतना तो हुआ कि 5 साल में हमें सरकार बदलने का अधिकार मिला। जहां प्राचीन व्यवस्था में होता था वहां राज व्यवस्था में तो कोई अधिकार नहीं था जनता के पास में कि भाई उसको बदला जाए, चाहे वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। लेकिन आज 5 साल का विकल्प हमारे सामने है कि हम सत्ता को बदल देते हैं, सरकार को बदल देते हैं। लेकिन दूसरी बात यही है, इससे मैं सहमत हूं कि जो लोकतंत्र की नेताओं ने या पार्टियों ने अपने स्वरूप में अपनी शक्ति के आधार पर या अपनी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके आधार पर उन्होंने अपनी शक्तियों का बहुत ज्यादा अपनी शक्तियों को बहुत ज्यादा बढ़ाया। और मैं इसमें 2-3 चीजें ही देखता हूं, ज्यादा तो और कुछ नहीं देखता, 2-3 चीजें ही देखता हूं मैं। कि जैसे बहुत बार मैं बोला हूं इन चीजों के लिए, बाद के लोगों ने बोला, सबसे पहले मैंने एक बात कही थी कि जिस समय पक्ष और विपक्ष अपनी सैलरी बढ़ाता है और तनख्वाह बढ़ाता है तो उस समय पक्ष और विपक्ष दोनों एक हो जाते हैं, कोई किसी का विरोध नहीं करता। तो वहां पर ये लगता है कि जब इनके फायदे की बात आती है, नेता एक समूह की बात आती है, तो फिर वो अपनी उसमें शक्ति के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए बढ़ाने के लिए स्वतंत्र रूप से कर लेते हैं और सारे एक हो जाते हैं, कोई पक्ष नहीं होता। वहां समाज की भूमिका होनी चाहिए। या जो बाबा एक बात कहते हैं कि जो संविधान सभा हो उसका हस्तक्षेप होना चाहिए कि भाई आपकी बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए, इस समय होना चाहिए नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये, तीसरी बात एक और आ जाती है निकल करके, जहां हम स्वतंत्रता की बात करते हैं। देखो स्वतंत्रता, जब कोई बच्चा होता है, मैं इसको थोड़ा अन्य तरह से, जब तक एक परिभाषा नहीं दी जाएगी, परिभाषा दी है वैसे कि हमारी नाक दूसरी नाक से, दूसरे की नाक से न टकराए, वहां तक हमारी स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा अनुशासित लोग होते हैं या बहुत ज्यादा गरिमा को समझते हैं या बहुत ज्यादा नैतिक लोग होते हैं, वही ऐसा कर सकते हैं। बाकी तो समाज को नियंत्रित करने के लिए किसी न किसी व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसका मैं एक उदाहरण, 2-3 उदाहरण देकर के स्पष्ट करूंगा। जैसे कि एक बच्चा होता है, माता पिता उसकी स्वतंत्रता को बाध्य करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि वो समझदार होते हैं माता पिता और जानते हैं कि इसकी स्वतंत्रता, ये जो इसको कह रहा है इसमें इसका नुकसान होगा, हानि होगी, तो उसको बाध्य करते हैं। बच्चा रोता है और रोने के बाद में उसी स्वतंत्रता के लिए जो है वो बाध्य करके, और जब वो बड़ा होता है उस पर समझता है कि आपने तो अच्छा किया। तो मैं समझ रहा हूं कि स्वतंत्रता की कोई भी परिभाषा जो है वो स्वयं में, चाहे वो प्रकृति के द्वारा है, चाहे वो समाज के द्वारा है, चाहे वो परिवार के द्वारा है, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा है, वो बनी हुई हैं, उनके अपने नियम बने हुए हैं, उनकी अपनी धारणाएं बनी हुई हैं, उनकी अपनी व्यवस्था बनी हुई है। एक उदाहरण और ले लीजिए, जैसे ही कि हम कहते हैं प्रकृति, देखो प्रकृति की अपनी जो है बाध्यता है, और स्वतंत्रता के रूप में जब हम अनियंत्रित होते हैं
तो वहीं पर वो हमें कहीं ना कहीं बॉन्ड करती है, रोकती है और हमें आगाह करती है। विद्यालय में जाइए, विद्यार्थी के जो नियम है वो भी उसको बाध्य करते हैं, अध्यापक के नियम है, अध्यापक को वो भी उसको बाध्य करते हैं। बस में कोई बैठता है यात्री तो वो भी उसको बाध्य करते हैं कि भाई आपको ऐसे यात्रा करने हैं, मोबाइल बहुत तेज नहीं बजाना है या दूसरे के लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो स्वतंत्रता के करके नहीं हो सकता है कि जैसे ब्रजेश जी ने कहा था, एक भेड़िया का उसका उदाहरण दिया था। तो मैं नहीं समझ रहा कि जब कुत्ते के अगर पट्टा डाला जाता है तो हो सकता है उसके लिए भोजन हम व्यवस्था दे रहे हैं, उसकी व्यवस्था के लिए दे रहे हैं, तो फिर वो रात को उससे हमें अपेक्षा ये भी नहीं करें कि वो हमारी रखवाली कर सके घर की, या उसकी जो दायित्व, क्योंकि वो भाई जीव है और जीव के गुण स्वाभाविक होते हैं, कोई मनुष्य की तरह तो उसमें विचार होता नहीं है, सोच होती नहीं है। तो उसको हो सकता है कि भाई ये बाहर जाकर के कोई द्वंद्व खड़ा कर दे रास्ते में, गेट बंद है और गेट के बाहर खड़ा होकर के वो रास्ते में और किसी आते जाते व्यक्ति को काट ले। तो ये भी यहाँ पर एक बड़ी बात हो सकती है थोड़ी सी। जैसे भेड़िया की थोड़ी सी उदाहरण दिया, मैं ये थोड़ा कहना चाह रहा हूँ कि मनुष्य पर उदाहरण जो है वो फिट नहीं होंगे। दूसरा उदाहरण और दिया था, तो जहां स्वतंत्रता की अगर मैं बात करूं तो मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता जो है वो समाज के बुद्धिजीवी लोग या समाज के विचारक लोग या समाज के बहुत अग्रणी लोग, जिनके पास अपनी क्षमता होती है कि ये हितकर है और ये अहितकर है, ये हित में रहेगा, ये अहित में रहेगा, तो उनको नियम बनाने की स्वतंत्रता फिर वहीं आ जाएगी। स्वतंत्रता यानी उनको अधिकार होना ही चाहिए कि भाई ये आपकी फाउंडेशन और वो समाज ने पहले से रखी है। हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। जो राज सत्ता के विषय में बात आई है कि राज सत्ता ने जिस तरह से समाज को या परिवारों को निर्णय लेने की अपनी जो ग्राम सभा के स्वरूप में कोई भी उनको अधिकार किसी तरह का नहीं दिया है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे केवल एक ही अधिकार दिखाई देता है, वोट डालने का। हम जाकर के वोट डाल देते हैं और अपना अधिकार जो है उसको दे देते हैं कि भाई हमने आपको चुन दिया, या फिर अपना मतदान भी कह देते हैं। आज को ये भी बात बहुत अच्छी बाबा ने रखी थी, हम लोगों के दिमाग में यही था कि मतदान ऐसा हमने तो दान कर दिया, लेकिन वास्तव में वो हमारा अधिकार ही है। तो उस अधिकार को दे करके हम दूसरे को अधिकार दे देते हैं और फिर वो उसका दोहन करते हैं। हमारे पास कोई उसको अधिकार ये नहीं रहता कि हम उसको रोक सके कहीं गलत ले रहा है यार। तो ये जो अंतिम बात मैं यही कहूंगा कि कुछ समाज को अधिकार देने चाहिए संवैधानिक रूप से, मतलब लिखित में ऐसे नहीं कि हमने दिए, वो ग्राम सभाओं के रूप में, जिला सभा के रूप में और परिवार सभा के रूप में दे सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा, लोकतंत्र भी बहुत अच्छा हो सकता है। और इतनी ही यदि इसमें मिला दी जाए दो तीन चार बातें जो हैं, मैं कहता आया हूं कि दो तीन यदि चार परिवर्तन कर दिए जाएं तो इसको हम लोक स्वराज्य कह सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। बाकी के साथी बताएं। बाबा जी, आप थोड़ा हाँ, सा, आप जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी के समाजवाद में क्या अंतर था, थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे? देखिए, जयप्रकाश नारायण ने और लोहिया जी के समाजवाद में, आपको हम बता दें, लोहिया जी सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते थे। आप जो बता रहे थे वो उल्टा है। लोहिया जी सत्ता का अकेंद्रीकरण चाहते थे और अर्थ का सरकारीकरण। मतलब लोहिया जी चौखंबा राज्य चाहते थे, लेकिन जयप्रकाश का जो लोक स्वराज्य था, या स्वराज्य कहिए जो भी कहिए, वो क्लियर था एकदम। जयप्रकाश जी सत्ता और अर्थ ये दोनों का विकेंद्रीकरण चाहते थे, जैसा गांधी चाहते थे। गांधी ने
लोक स्वराज्य की साफ अवधारणा नहीं थी जितनी जयप्रकाश ने दी। गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य कहा, जयप्रकाश जी ने लोक स्वराज्य कहा। लेकिन गांधी जी भी लोक स्वराज्य ही शब्द ग्राम स्वराज्य कहते थे, लेकिन था वो लोक स्वराज्य गांधी जी का भी। ये दोनों में अंतर था। चलिए मैं अपनी बात आपको थोड़ा सा बता दूं। पहली बात तो ये है कि स्वतंत्रता के बाद विनोबा जी चुने गए, गांधी हत्या के बाद, या शायद हाँ गांधी हत्या के बाद ही, तो विनोबा जी चुने गए इसके अध्यक्ष सर्वोदय के। अब विनोबा जी और गांधी में बहुत अंतर था। गांधी एक तरह से, गांधी को आप कह सकते हैं सूर्य, अब विनोबा को चंद्रमा। प्रकाश दोनों में है, लेकिन विनोबा में जो प्रकाश था वो गांधी का था, मौलिक प्रकाश नहीं था विनोबा में। विनोबा एक संत थे, गांधी में संतत्व नहीं था। गांधी संघर्ष करना जानते थे, विनोबा केवल हृदय परिवर्तन कर सकते थे बस। तो विनोबा जी ने लोक स्वराज्य की अवधारणा को पलट दिया, ग्राम स्वराज्य को। उस समय तक लोक स्वराज्य की बात नहीं आई थी, बाद में जयप्रकाश जी लाए। तो विनोबा जी ने कह दिया आदर्श ग्राम, स्वावलंबी ग्राम। क्या होता है आदर्श ग्राम और स्वावलंबी ग्राम? ये आदर्श ग्राम और स्वावलंबी ग्राम ग्राम स्वराज्य का परिणाम होता है, आधार नहीं होता है कभी भी। अगर ग्राम स्वराज्य होगा तो आदर्श ग्राम हो सकता है, ग्राम स्वराज्य होगा तो स्वावलंबी ग्राम भी हो सकता है। लेकिन अगर आदर्श ग्राम होगा तो ग्राम स्वराज्य की कोई गारंटी नहीं है, होगा ही नहीं फिर वो, क्योंकि वो तो सुशासन हो गया। गांधी जी कभी कभी राम राज्य की बात करते थे, तो राम राज्य और ग्राम स्वराज्य तो दोनों अलग धारणाएं हैं, भ्रम फैल जाएगा इसमें तो। क्योंकि राम राज्य सुशासन है और गांधी जी सुशासन की बात करते थे। तो विनोबा जी ने पूरा, विनोबा जी शरीफ आदमी थे बहुत ज्यादा, गांधी समझदार थे। तो विनोबा जी धोखा खा गए नेहरू जी से। नेहरू जी ने कह दिया कि भाई विनोबा अब तो भारत स्वतंत्र हो गया, अब ग्राम स्वराज्य तो हम ले आएंगे, ग्राम स्वराज्य हमारे जिम्मे छोड़ दो और तुम आदर्श ग्राम बनाओ। अब विनोबा जी अपना झोला झंडा उठाए और निकल पड़े आदर्श ग्राम बनाने। ये यहां से गड़बड़ी शुरू हुई। तो एक बात जरूर ध्यान रखिए कि अगर स्वशासन होगा तो सुशासन आ सकता है, लेकिन अगर सुशासन होगा
तो सुशासन नहीं आएगा। कोई भी सुशासन करने वाली इकाई सुशासन देती नहीं है। ये दोनों के बीच में अंतर है। इसीलिए भारत का हर राजनेता सुराज्य की बात करता है, स्वराज्य की नहीं। हर राजनेता का कहना है कि तुम हमसे जो चाहो सुविधा ले लो, लेकिन स्वतंत्रता मत मांगो। कोई स्वतंत्रता नहीं देना चाहता है। आज अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर का चुनाव हो रहा है। अमेरिका में वहां के नगर निगम का चुनाव हो रहा है। मेयर चुना जाएगा। वहां के मेयर को अपने शहर के बारे में सारे अधिकार प्राप्त हैं। भारत के जो शहर हैं उनके मेयर को बहुत कम अधिकार प्राप्त है। अमेरिका में लोकल अथॉरिटीज जो हैं उनको बहुत अधिकार हैं, सुरक्षा तक के। वो अपनी पुलिस बना सकते हैं, इतने तक उनको अधिकार प्राप्त है। तो भारत में वास्तव में ये नाम मात्र का लोकतंत्र है या आधा लोकतंत्र है, जो भी आप कहिए इसको। अब एक बात आती है कि समाजवाद की क्या परिभाषा है। समाजवाद की आदर्श परिभाषा है समाज सर्वोच्च। समाज यानी क्या? समाज का मतलब होता है परिवार से लेकर राष्ट्र तक जो विभिन्न इकाइयां हैं, ये सब सामाजिक ढांचा है। परिवार, गांव, जिला, प्रदेश, केंद्र, ये सब समाज का ढांचा है। इन सब इकाइयों को, इनको हम इकाई कह सकते हैं। परिवार एक इकाई हो गई, गांव एक इकाई हो गई, इन सब राष्ट्र एक इकाई हो गई। इन सब इकाइयों का मिला जुला हुआ रूप जो है वो समाज है। तो अब एक बात सोचिए कि हम 5 वर्ष में सरकार को चुनते तो हैं, लेकिन उसके पावर कितने होंगे ये कौन तय करेगा? जब हम सरकार बनाए हैं, सरकार को हमने चुना है, उसका पावर भी हम ही तय करेंगे। हम माने लोग। वो अपना पावर खुद कैसे तय कर लेंगे? अगर वो खुद तय कर ले रहे हैं तो फिर ये तो नहीं हुआ समाजवाद। वो अपना वेतन कितना लेंगे ये तो लोग तय करेगा या कोई अन्य तय करेगा? वही कैसे तय कर लेंगे? हमारा कोई भी मैनेजर चाहे जैसा भी हो, लेकिन अपना वेतन खुद तो नहीं तय कर सकता है वो। तो दिक्कत यहां पैदा हो रही है कि जिसको हम राज्य कह रहे हैं कि हम उसको बनाए,
तो हमारा पावर वो तय कर रहा है, हमारा पावर, और अपना पावर वही तय कर रहा है। अपना वेतन वो तय कर रहा है, हमारा वेतन भी वो तय कर रहा है। इसका मतलब ये है स्वतंत्रता की सीमा क्या होगी। जो स्वतंत्रता की सीमा बनी हुई है प्राकृतिक रूप से, वही सीमा आदर्श है। अब उस सीमा को अगर कोई तोड़ता है, कोई भी, तो व्यक्ति तो स्वशासित होगा, परिवार से अनुशासित होगा और राज्य से शासित होगा। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ सीमा तोड़ी, मैं अभी 2-3 दिन पहले जो हमारे घर में 11-12 वर्ष का बच्चा है, उससे मैं पूछ रहा था कि अपराध और गैर कानूनी और अनैतिक में क्या अंतर है। तो चूंकि वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, तो उसको हम अंग्रेजी में शब्द बताए, क्राइम, इलीगल, इमोरल। तो वो ज्यादा अर्थ तो नहीं बता पाया, लेकिन मैंने पूछा कि चोरी किस में आएगा, इलीगल में कि क्राइम में कि इमोरल में। तो बोला कि चोरी तो बाबा जी तीनों में आएगा। मैंने उससे पूछा कि तंबाकू खाना किस में आएगा, तो बोला क्राइम तो नहीं होगा, इलीगल होगा। गाली देना किस में आएगा, तो कहा क्राइम हो जाएगा। तो मैं जितना पूछते गया उसने बिल्कुल अलग अलग कर दिया, क्राइम, इलीगल, इमोरल को। किसी व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे तो लगभग अलग अलग कर देगा क्राइम, इलीगल, इमोरल को। लेकिन न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायाधीश अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, राजनेता अलग नहीं कर पा रहे हैं, वो सबको अपराध कह देते हैं। साधारण बच्चा तीनों को अलग अलग कर सकता है। मैं जितने लोगों से प्रश्न करता हूं, सब अलग अलग आराम से बता देते हैं कि ये क्राइम है, ये इलीगल है, ये इमोरल है। ये समझने वाली जो बात है वो ये मैंने आपको बताई है। और बाकी कोई बात हो तो अब आप लोग पूछ लीजिएगा। कोई बात हो तो बताइए। किसी साथी को कोई प्रश्न है तो बताएं। कोई प्रश्न अगर विषय से हटकर भी करना हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि फिर विषय शुरू हो जाएगा 5 मिनट बाद। ज्ञानेंद्र जी, मोहन जी, बहादुर सिंह जी, या कोई भी साथी बताएं। नए साथी अगर बोलना चाहे तो नए साथी अपनी बात रखें। हाँ, कोई भी रखिए, नए लोग कुछ जुड़े हुए हैं। एक नाम तो लिखा हुआ है सुपर, शीला गुप्ता, अनीता शर्मा, सुरेंद्र विश्वकर्मा, निशा,
5 नाम नए हैं यहाँ। कुछ आप लोगों को कोई विषय छोड़कर भी बोलना हो तो बताइएगा, वो हम छूट देंगे। चलिए, अगर कोई प्रश्न नहीं होगा तो ब्रजेश जी आप आगे बढ़ाइएगा, पूछ लीजिए एक बार। जी, शीला जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी नहीं, मैं सुन रही हूँ। जी ठीक है, बाकी के साथी बताएं। कोई आचार्य जी का सवाल हो तो। नहीं ठीक है, आपने एक बात कह दी हो, मैं उसी में मतलब था कि जो अपनी सैलरी है वो खुद बढ़ाएं और हमारी भी वही, मतलब हमारी वही निर्धारित करें और अपनी वही निर्धारित करें, तो ऐसा कैसे होगा? यही मैं पूछना चाह रहा था। देखिए, समाजवाद का अर्थ तो होता है समाज सर्वोच्च, जी एक ही अर्थ होगा समाजवाद का। जी जी जी। लेकिन जब भारत में विचारकों का अभाव हुआ तो विदेशियों ने सब परिभाषाएं बदल दी, धर्म की परिभाषा बदल दी, संप्रदाय को धर्म कहना शुरू कर दिया, जी समाजवाद की भी परिभाषा उन्होंने बदल दी। जी जी। होता है समाज सर्वोच्च ही। ठीक है। बाबा जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ, जैसे आचार्य जी ने एक बात कही कि समाज तो अमूर्त इकाई है, तो अमूर्त इकाई की व्यवस्था जो है वह कैसे बनेगी? नहीं, समाज को आप अमूर्त मानते हैं, विश्व समाज को, लेकिन विश्व समाज के अतिरिक्त तो अमूर्त नहीं है। परिवार अमूर्त नहीं है, गांव अमूर्त नहीं है। बाबा जी मुझे लगता है कि ईश्वर को भी लोग अमूर्त मानते हैं, लेकिन उसके अनुसार व्यवस्था चलाने का समर्थन करते हैं। तो अमूर्त इकाई के अनुसार व्यवस्था चल सकती है अगर बहुमत हो जाए तो। जैसे अमूर्त इकाई अगर है तो समाज ही तो संविधान बनाता है, जी वर्तमान में भी। संविधान कोई व्यक्ति तो बनाता नहीं है, समाज बनाता है। तो समाज एक तरह से मूर्त इकाई हो गई आपकी। वही लेकिन मैंने जी हाँ, लेकिन राष्ट्रीय संविधान छोड़कर अभी विश्व संविधान बना नहीं है, विश्व सरकार भी नहीं बनी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्र एक मूर्त इकाई है समाज की। जी बाबा ठीक है। तो जी जी, यही यही बात मैंने कहा था बाबा कि समाज जो है मूर्त इकाई है, तो इसका कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करेगा। वो परिवार है और ग्राम सभा है और राज्य सभा है, हाँ, तो क्योंकि सब समाज का प्रतिनिधित्व आप ठीक कह रहे हैं कि कोई ना कोई तो प्रतिनिधित्व करेगा। तो जी समाज का प्रतिनिधित्व संविधान कर रहा है जी। वर्तमान संविधान की संविधान की इकाई मान सकते हैं हम परिवार और ग्राम सभा और राज्य सभा। हाँ, ये सब समाज के अंग हैं, जी समाज के भाग। जी 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 एक बात ध्यान रखिएगा कि ये समाज के भाग हैं, प्रकार नहीं है। जी। समाज का कोई प्रकार नहीं होता है, भाग होता है। और व्यक्ति का प्रकार होता है, भाग नहीं होता है कभी भी। इकाई कह सकते हैं, इकाई। हाँ, तो व्यक्ति जो है
व्यक्ति के प्रकार होते हैं, लेकिन जी भाग नहीं होता। जी जी भाग को कहेंगे पार्ट, जी और प्रकार को कहेंगे काइंड, या जो भी कहिएगा, उसका क्या शब्द होगा पता नहीं है। तो जो समाज है वो समाज के प्रकार नहीं होते हैं, समाजो शब्द नहीं होता है, समाज होता है। जी तो समाज के प्रकार नहीं होते हैं, भाग हो सकते हैं। जी ये भाग और प्रकार को भी समझना बहुत कठिन कार्य है, बहुत, जी दोनों को अलग अलग करना। ठीक है। और कोई बात ब्रजेश जी? नहीं बाबा जी ठीक है। बाबा जी मुझको लगता है कि जो वर्तमान व्यवस्था है वह भी तो एक मूर्त इकाई के द्वारा चल रही है। ऐसे ही लोक स्वराज्य भी एक मूर्त इकाई से ही चलेगा। तो मूर्त इकाई जो संविधान जी एक समाज की व्यवस्था है, एक तरह से उसको मूर्त इकाई मान लीजिए, संविधान को मान लें हम। संविधान पर ही इन लोगों ने कब्जा कर लिया, ये सबसे ज्यादा गड़बड़ हुआ। संविधान पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए था, और संविधान का नियंत्रण तंत्र पर होना चाहिए था। जो सरकार या तंत्र है वह समाज की मैनेजर है और व्यक्ति की शासक है। गवर्नमेंट है व्यक्ति की, व्यक्तियों की, 140 करोड़ व्यक्तियों की वो गवर्नमेंट है, और 140 करोड़ व्यक्ति समूह की वो मैनेजर है। अगर ये व्यक्ति इंडिविजुअल हैं 140 करोड़, तो वो गवर्नमेंट है। तो इन्होंने अपने को गवर्नमेंट तो मान लिया 140 करोड़ लोगों का, 140 करोड़ व्यक्तियों के समूह का मैनेजर होना चाहिए उसको, वो नहीं मानते हैं। बस यही इतना ही तो झगड़ा है। ठीक है। बाबा जी क्या लोक अधीन संविधान को लोक स्वराज्य कह सकते हैं? लोक लोक अधीन संविधान। लोक वही लोक नियंत्रित संविधान चाहिए, जी या जी लोक निर्मित कह दीजिए, जो कह दीजिए। शब्दों का तो है, शब्द जो भी कह सकते हैं आप, जी। कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बाकी के साथी बताएं। नहीं हाँ बाबा, हाँ जैसे अभी आपने जो बात बोली थी अभी, तो इसमें एक प्रश्न फिर खड़ा हो जाता है। जैसे जो समाज है 140 करोड़ भारत का समाज मान रहे हैं अभी, तो 140 करोड़ भारत के लोगों की तो सहभागिता नहीं होगी। उनका प्रतिनिधित्व, चाहे व्यक्ति इकाई है समाज की छोटी, परिवार उससे बड़ी, ग्राम सभा उससे बड़ी, और फिर राज्यसभा उससे बड़ी, तो यही प्रतिनिधित्व तो यही करेंगे ना। हाँ, ये भाग हैं, लेकिन जी जी संविधान जो बनेगा जी वो परिवार नहीं बनाएगा, गांव नहीं बनाएगा। जी परिवार अपना संविधान बनाएगा, गांव अपना बनाएगा। जी लेकिन जो संविधान बनेगा वो बनना तो चाहिए सारी दुनिया का एक, जी जिसमें 750 करोड़ लोग जी उसमें अपनी सहमति व्यक्त करें, उस संविधान को माने।
जी लेकिन दुनिया का एक अभी बन नहीं पा रहा है, तो भारत के 140 करोड़ लोगों को संविधान बनाने की अनुमति होनी चाहिए। जी ठीक है। क्योंकि संविधान प्रतिनिधित्व कर रहा है पूरे समाज का। जी जी ठीक है। ठीक। बाकी के साथी बताएं। आज मोहन जी कुछ नहीं बोले अभी। मोहन जी जुड़े तो थे, फिर चले गए है तो। असल में ज्ञानेंद्र जी भी शादी में है आज, जी लेकिन जुड़ तो गए हैं ज्ञानेंद्र जी कहीं से। कोई अनिल कुमार जी जुड़े हुए हैं, अगर आपको कोई बात रखनी है तो रखिए। चलिए, आप समाप्त भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। संजय तिवारी जी भी शायद अभी जुड़े हैं, कुछ बात रखनी है तो आप रख सकते हैं। जी भैया अभी अभी जुड़े हैं, यात्रा से लौटे हैं इसलिए तत्काल जुड़े हैं। जी ठीक है, तो आज की चर्चा को फिर हम लोग समाप्त कर सकते हैं। जी जी जी।